सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो सेकेंड लेक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि साइंस के अंदर अपनी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अभी अभी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करके आए हैं। उसके बाद में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का आज ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा है, सेकेंड रहने वाला है। इसको अपन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड में। आज अपन क्या चीज देखने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट के अंदर अपन ने ब्लड को डिस्कस कर लिया था कि जो आपका कंप्लीट ब्लड है, जिसमें आपकी आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, आपकी प्लेटलेट्स आ गई एंड ब्लड क्लोटिंग हो गई। ओवरऑल बात करें तो ब्लड से रिलेटेड जो था मेन चीजें, कंपोनेंट्स थे, वो सारे के सारे अपन ने देख लिए। आज अपना मेन फोकस रहेगा जो आपका ब्लड ग्रुप है, बोले तो जो आपका रक्त समूह है या जो आपका रुधिर समूह है, उसकी बात करेंगे। तो याद रखना जो आपका ब्लड ग्रुप है इसी को ही एबीओ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ब्लड ग्रुप है, बोले तो जो एबीओ सिस्टम है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखना इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जो आपके लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए ये चीज अपन ने देख ली, इसीलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना फादर ऑफ ब्लड ग्रुप पूछ लिया जाए तो भी आपका लैंड स्टीनर रहेंगे एंड जो आपका ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, एबीओ सिस्टम की है, वो आपके लैंड स्टीनर ने की थी। इसके अलावा याद रखना कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या है आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको याद रखना ओनली फॉर ये दे दिया जाता है कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो याद रखना जो आपका एबी ब्लड ग्रुप है, इसको सबसे पहले डी कोस्टेलो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। जबकि ये पूछ लिया जाए कि भाई एबीओ जो आपका ब्लड ग्रुप है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, तो याद करना जो आपके लैंड स्टीनर है, इन्होंने किया था। अब जो आपकी देखिए प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था आरबीसी अपन ने पढ़ी थी, तो ये आपकी क्या है, आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर तो सीधी सी बात है आपका हीमोग्लोबिन क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन आरबीसी के बाहर की साइड में क्या होता है भाई, एक एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यदि ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन यदि ए तरह का है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। यही एंटीजन मान लीजिए यदि बी तरह का है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यही एंटीजन मान लीजिए इसके ऊपर ए भी प्रेजेंट है एंड बी भी प्रेजेंट है, दोनों तरह के एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर आपके, तो क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप ए भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका जीरो होगा, बोले तो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब ये जो आपकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, ये जो आपका एंटीजन रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। एंटीजन के अंदर भी लास्ट में जन लगता है और एग्लूटिनोजन के लास्ट में भी जन लगता है, मतलब ये आपका क्या होता है, प्रतिजन होता है, बोले तो एंटीजन होता है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि जो आपका एंटीजन है, जितने भी आपके ब्लड ग्रुप कौन से, ए बी एंड ओ आपका जो ब्लड ग्रुप है, इसकी जो रक्त कोशिकाएं होती है, कौन सी, रेड ब्लड जो कोशिकाएं हैं, कार्पल्स है आपकी, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है भाई, ए ग्लूटिनोजन प्रेजेंट होता है, या बोले तो एंटीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एंटीजन नाम आ जाए तो भी सही है, ए ग्लूटिनोजन आ जाए तो भी सही है। कई बार जो थोड़े से आजकल के टाइम में आप सबको पता है कि पेपर है थोड़े से एडवांस आने लगे, तो यहाँ पर एंटीजन नहीं आके क्या आता है, ए ग्लूटिनोजन नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात कर ली एंटीजन की। अब सीधी सी बात है आपकी ये कंप्लीट सेल, ये अच्छे से समझाता हूं आपको। देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, ये आपकी क्या है, सेल है। इस सेल के अंदर सीधी सी बात है कि प्लाज्मा भी प्रेजेंट है एंड आपका ब्लड भी प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर ले लेते हैं, ये आपकी आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आपका एंटीजन है। तो इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, इस एंटीजन को तो क्या बोलेंगे, ए ग्लूटिनोजन एंटीजन बोलेंगे। ए ग्लूटिनोजन ले लीजिए या एंटीजन ले लीजिए, एक ही बात है। अब ये एंटीजन ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी, जो बी है ए वो हो गया। अब मान लीजिए अब एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी।
तो याद रखना यही जो साइटोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर यदि आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इस एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनिन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कई बार यह आता है एंटीजन की जगह एग्लूटिनोजन आ जाता है, एंटीबॉडी की जगह नाम एग्लूटिनिन आ जाता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है कि सीधी सी बात है, यदि कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट है वो तो क्या होगा, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, एंड जो एंटीबॉडी होगी वो कहां होगी, आपकी जो प्लाज्मा होगी इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। अब जो आपका ब्लड ग्रुप है इसको कोल्ड जो आपके लैंड स्टेनर है इन्होंने इसको 4 टाइप बताया कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। बोले तो आरबीसी के ऊपर 4 तरह की अलग अलग स्ट्रक्चर सब में देखने को मिल सकती है। 4 तरह के अलग अलग है तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, एंड आपका ओ ब्लड ग्रुप हो गया। मतलब आरबीसी के सरफेस पे यदि जो एग्लूटिनोजन है वो ए तरह का है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी तरह का है तो बी का हो गया, दोनों ही प्रेजेंट है तो ए बी हो गया, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो आपका कौन सा हो गया, 0 हो गया, बोले तो ओ हो गया। तो इस बेसिस पे आपके ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो गए भाई, 4 तरह के आपके हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका ब्लड ग्रुप है अब इसके अंदर देखते हैं कि भाई कौन से ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अपन ने बात की कि भाई 4 तरह के आपके क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये आपका ओ हो गया। अब इस ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ये आरबीसी की टाइप है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका एंटीजन प्रेजेंट। ये क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, बोले तो प्रतिजन प्रेजेंट है। अब जो आपका आरबीसी है इसके ऊपर यदि कुछ राउंड राउंड, ये मैंने समझने के अकॉर्डिंग बनाया, ऐसा नहीं है कि राउंड कलर में ही ए वाला होगा, सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए इस तरह की यदि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सॉरी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अब सीधी सी बात है इसके चारों ओर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी प्लाज्मा के अंदर, तो जो एंटीबॉडी होगी वो जस्ट क्या होगी, इसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी होगी। तो यहां पर जो आपकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, एंटीजन बी। इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि याद रखिएगा यदि आप एंटीजन ए लिखते हैं तो जो एंटीबॉडी नाम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं तब तो आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, और यदि आप एंटीबॉडी नाम लिखे फिर कैपिटल बी लिख देते हैं तो चल जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब ऐसे ही बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी के ऊपर मान लीजिए कुछ इस तरह की आपकी हेक्सागोनल टाइप की क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सपोज करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं तो ये आरबीसी के सरफेस पे है तो ये आपका किस तरह का ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप बी। अब बी के खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी भाई, ए वाली। जस्ट इसके अपोजिट क्या होती है, एंटीबॉडीज। एंटीजन के जस्ट अपोजिट ही क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। चलिए चीज देख ली। अब मान लीजिए कि भाई एक ब्लड ग्रुप ऐसा आ गया जिसके अंदर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो याद रखना उसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होगी। एंटीबॉडी क्या होगी, अब्सेंट होगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई क्यों एंटीबॉडी यहां पर अब्सेंट होगी, तो याद रखना सपोज कीजिए कि यदि मान लीजिए ए तरह की यहां पे एंटीबॉडी होती तो सीधी सी बात है कि ए तरह की एंटीजन इसमें प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है कि ये क्या करेगा, जो बी वाला रहेगा उसको क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब आपके ब्लड क्लोटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। बोले तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए वाले को दे देगा, जो बी वाला है वो बी वाले को दे देगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो ए वाले को ब्लड ग्रुप दे दे। ये आपके किसने बताया, कोल जो आपके लैंड स्टेनर है इन्होंने बता दिया। फिर आता है ब्लड ग्रुप 0 यानी ब्लड ग्रुप ओ आ जाता है। अब जो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा इसके सरफेस पे किसी भी तरह की जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन है वो एंटीजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि किसी तरह का एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी चाहे कोई सी भी क्यों ना हो तो इसमें दोनों तरह की जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी यहां पर क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जैसी एंटीबॉडी होगी एंटीजन होगा जस्ट उसके उल्टे क्या होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और जिसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट होगी उसमें कोई सी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, और जिसमें एंटीजन ही नहीं होगा उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए ये चीज अपन ने यहां तक समझ ली। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो किसको तो ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड है वो
ले सकता है। ये आपके कोरलेंट स्टेनर ने बताया कि मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है तो वो क्या कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा एंड जिसका ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा, उन दोनों को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक ऐसे ही ये ले किससे सकता है, तो ये हमेशा ओ वाले से ले लेगा, क्योंकि ओ वाले में किसी तरह की एंटीबॉडी है, सॉरी जो आपका एंटीजन है, ये एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो एंटीबॉडी बनने का सवाल ही नहीं है। और किससे ले लेगा भाई, ये सिर्फ ए वाले से ही ले सकता है। इसके अलावा बात करें बी वाले की, तो जो बी वाला रहेगा ये बी को दे सकता है और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा ले किससे सकता है, ओ से ले सकता है एंड बी वाले को ले सकता है। इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी वाला हमेशा ए बी वाले को ही ब्लड है, ये ब्लड देता है। जबकि लेता किससे, ये आपका ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप से भी ये ले सकता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा ये सबको खून क्या है, बांट सकता है। तो ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को, सीधी सी बात है ओ को तो दे ही देगा। ले किससे सकता है, तो याद रखना ये ओनली फॉर ओ वाले से ही लेगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इसमें गौर से यदि आप देखोगे तो कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, सबको दे सकता है, सबको क्या कर सकता है, दान कर सकता है। देखिए ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। इसलिए जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसको क्या बोला जाता है भाई, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। अब जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी वाले में देखिए ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिडेंट होता है, या बोले तो यूनिवर्सल एक्सेप्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, सबसे ब्लड को ले सकता है। ये आपके कोरलेंट स्टेनर ने बता दिया। अब यहां तक तो उन्होंने बता दिया, लेकिन एक बार क्या हुआ कि भाई जो आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम पे हिटलर वगैरह था, आप सबको पता है। अब उस टाइम पे कोरलेंट स्टेनर ने बताया कि भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए वाले को दे दीजिए, जिसका बी है वो बी वाले को ले लीजिए। उस टाइम पे युद्ध चल रहा था तो सैनिक भी काफी ज्यादा क्या हो रहे थे, घायल हो रहे थे। तो क्या किया गया कि ये रिजल्ट देखा गया कि भाई जिसको ए वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हैं ना, फिर भी वो इंसान की क्या होगी भाई, डेथ होगी। एक तो सैनिक वैसे ही मारे जा रहे हैं, दूसरा कोरलेंट स्टेनर ने उनको मार दिया कि भाई ए वाले को ए देके गलत ब्लड ग्रुप देके चला। अब भाई सब के सब उसके पीछे पड़ गए, भाई तूने तो कहा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए वाले को दे सकता है, लेकिन हमने तो ए ब्लड ग्रुप ए को ही दिया, फिर भी कई लोगों की क्या होगी भाई, मौत होगी। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, उनको भागना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं किया तो लोग अपन को ही मार देंगे। तो फिर क्या हो गया कि भाई वो कहां चले गए, भाग के जंगल की तरफ चले गए। अब जंगल की तरफ गए तो वहां पे उनको एक इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम था विनर। अब इन दोनों ने क्या किया कि भाई सोचा कि थोड़ा मोह माया छोड़ते हैं, युद्ध चल रहा है, लोग अपन को मारे, इससे पहले अपन कोई न कहीं घूमने चलते हैं। तो ये वहां गए तो इनके सामने क्या आया भाई, एक बंदर देखने को मिला। वो बंदर कैसा देखने को मिला, लाल मुंह वाला जो बंदर है ये देखने को मिला। और जब इन्होंने उसका जो ब्लड है उस ब्लड का सैंपल लिया और तो देखा तो उसके अंदर आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप था ना, एबीओ ब्लड ग्रुप था। इसके अलावा भी एक तरह का और फैक्टर है, वो एंटी, मतलब जो आपकी आरबीसी थी, इस आरबीसी पे यदि एक एंटीजन प्रेजेंट है, यदि ए वाला एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी वाला प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, एबी वाला प्रेजेंट है, मतलब दोनों प्रेजेंट है तो एबी हो गया, और कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो जीरो हो गया। लेकिन इसके साथ में ही क्या था, एक तरह का एंटीजन क्या था यहां पर और प्रेजेंट था, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, आरएच। ये आरएच क्यों दिया, क्योंकि जिस बंदर पे इन्होंने खोज की थी वो कैसा था, लाल मुंह का बंदर था। और लाल मुंह के बंदर का नाम क्या होता है, रिसस मंकी होती है, जिसको रिसस मकाका बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो आरएच ब्लड ग्रुप था, फैक्टर था, ये कौन से किसके ऊपर डिस्कवर किया गया था। तो याद रखना जो आपका रिसस मंकी होते हैं, रिसस मकाका जो मंकी है, रिसस मकाका वही मंकी होते हैं जिनका मुंह कैसा होता है, लाल होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लाल मुंह वाले बंदर है यही आगे जाके ह्यूमंस में क्या हो गए ना भाई, कन्वर्ट हो गए। अब खोज का श्रेय पूछ लिया जाए कि जो आपका आरएच फैक्टर है इसको किसने खोजा, तो याद रखना लेंट स्टीनर एंड जो विनर है, इन दोनों ने मिलके किसके अंदर खोजा था, जो रिसस मंकी है इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये सिस्टम इन्होंने खोज कर लिया। अब इन्होंने ये तो देख लिया कि भाई आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन इन्होंने थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि भाई जो आरएच एंटीजन होता है ये क्या होता है भाई, आपका डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब मान लीजिए कि यदि आरएच जो फैक्टर है ये
यदि मान लीजिए पिताजी में ले लीजिए, मम्मी में ले लीजिए, यदि RH फैक्टर प्रेजेंट है और एक में से, दोनों में से किसी में RH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो RH नेगेटिव वाले के प्रभाव को तो ये दबा देता है और अगला वाला जो बच्चा आएगा उसमें RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है, जो RH एंटीजन होता है ये डोमिनेंट होता है, मतलब यहां पर RH पॉजिटिव होगा, ये आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जो आपका RH नेगेटिव है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये नहीं जाने देता है। यदि दोनों ही RH नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, ब्लड ग्रुप जो RH नेगेटिव दोनों का ही है, तो अगली जो पीढ़ी रहेगी उसके अंदर RH नेगेटिव जा सकता है। अब यहां पर यदि जो आरबीसी की सरफेस है इस पे यदि RH एंटीजन प्रेजेंट है, यदि देख लीजिए इसके अलावा AB के अलावा और कोई दूसरा एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई अब्सेंट है, पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इस चीज को डिफाइन करता है। इसके अलावा बात करें कि भाई एक जो कैलकुलेशन है, ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, बस स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। यदि ओवरऑल यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में RH पॉजिटिव वालों की संख्या ज्यादा है, मतलब 97% लोगों का ब्लड RH पॉजिटिव ही है, जबकि नेगेटिव की बात करें तो ऑलमोस्ट 3% लोग हैं इनका RH नेगेटिव होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड की यदि अपन बात करें तो 80% तो RH पॉजिटिव होते हैं, 20% RH क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये याद रखना, क्यों, क्योंकि जो आपका RH पॉजिटिव होता है ये आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RH पॉजिटिव की संख्या क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलेगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया। अब देखिए RH पॉजिटिव आ गया, RH नेगेटिव आ गया, इस बेसिस पे जो आपका ब्लड ग्रुप है ना ये 8 तरह का हो गया। पहले जब RH पॉजिटिव एंड जो आपका RH फैक्टर है इसकी डिस्कवर नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे तो ब्लड ग्रुप कितने तरह का था, आपके 4 ही तरह का था। कौन सा था, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड आपका कौन सा, O वाला ब्लड ग्रुप। लेकिन जैसे ही RH फैक्टर की खोज हुई तो पता चला कि किसी पे RH पॉजिटिव मतलब RH प्रेजेंट होगा, किसी पे RH क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बेसिस पे इनके ही क्या होगी, एक कॉपी और होगी। तो टोटल कितने होंगे आपके, 8 तरह के होंगे। कौन कौन सा, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, B आपका नेगेटिव। ये आपके क्या होते हैं भाई, ब्लड ग्रुप होते हैं। और RH पॉजिटिव यदि RH ब्लड यदि RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव होगा, और यदि एब्सेंट है तो वो RH क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेन ये याद रखना, लाल अणु वाला बंदर था रिसस मंकी, इसी के ऊपर सबसे पहले RH फैक्टर की क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो इस बेसिस के ऊपर पता चला एक्चुअल में कि O ब्लड ग्रुप में भी जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है वही क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। बोले तो जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है, नहीं कि O पॉजिटिव, जिसका O नेगेटिव रहेगा वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो कई बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा कि भाई यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, एक में तो आ गया ओनली फॉर O, एक में आ गया O नेगेटिव। तो याद रखना सही आंसर कौन सा होगा, O नेगेटिव वाला होगा। ठीक ऐसे ही जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्ट होगा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो याद रखना आपका कौन सा होगा, AB पॉजिटिव होगा, न कि आपका AB नेगेटिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ओवरऑल क्या बात आपको रिजल्ट क्या मिला कि यूनिवर्सल डोनर तो कौन सा हो गया, O नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो गया, आपका AB पॉजिटिव। अब क्या हुआ कि भाई एक प्रॉब्लम है, ये जब RH फैक्टर की खोज की गई तो एक प्रॉब्लम का सामना है वो और करना पड़ा। प्रॉब्लम का सामना यह करना पड़ा कि मान लीजिए कि कोई भी फीमेल है, वो मान लीजिए RH नेगेटिव है, वो क्या है भाई, RH नेगेटिव है, जबकि जो मेल है वो क्या है भाई, RH पॉजिटिव है, वो क्या है, RH पॉजिटिव है। जब इन दोनों की शादी कराएगी, इन दोनों की शादी कराएगी तो उस टाइम पे इनका जो पहला बच्चा बनेगा, वो पहला बच्चा तो क्या होगा, सेफली क्या हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इनका दूसरा बच्चा होगा, वो दूसरा बच्चा क्या होगा, फीमेल के गर्भ में ही क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उसकी डेथ क्यों हो गई, और ये जो पूरी की पूरी डेथ हो गई, ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के अंदर ये डिजीज कब देखने को मिलेगी।
ये कब देखने को मिलेगी? जब मदर तो क्या होती है, RH नेगेटिव होती है, फादर RH पॉजिटिव होंगे, तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रोसेस है ये आपको देखने को मिलती है। लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। कब बचा जा सकता है? जैसे ही बच्चे का, पहले बच्चे का ही जन्म हो जाता है, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर यदि क्या होता है, उसको RH पॉजिटिव की क्या दे दी जाती है, सॉरी RH जो एंटीबॉडीज है, जिसको क्या बोला जाता है, रेगम एंटीबॉडी बोला जाता है, इसका इंजेक्शन यदि 72 घंटे के अंदर अंदर उसको दे दिया जाता है, तो क्या हो सकता है, जो अगला बच्चा होगा वो सेफली क्या हो सकता है, वो भी जन्म ले सकता है। अब ये प्रोसेस आखिरकार क्यों हुई, चलिए इसको ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या रीजन था। तो इसका रीजन ये था कि मान लीजिए फादर तो क्या है आपके RH पॉजिटिव है, जबकि मदर क्या है, RH आपकी क्या है, नेगेटिव है। जब इन दोनों की शादी हुई उस टाइम पे जो पहला बच्चा हुआ, अब आप सबको पता है कि जो फीमेल है वो कौन सी है, RH नेगेटिव। एंड आप सबको पता है कि जिस टाइम पे स्पर्म जाएगा तो ब्लड तो सीधी सी बात है जो फादर है इनका भी जा रहा है, तो जो बच्चा अंदर बनेगा वो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि RH के अंदर भी जो RH पॉजिटिव है वो क्या होता है, आपका डोमिनेंट होता है, तो जो बच्चा होगा अंदर की साइड में वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। अब सीधी सी बात है कि जो फीमेल के अंदर जो RH नेगेटिव जो एंटीबॉडीज बनी हुई है, उनको पता थोड़ी ना है कि भाई ये अपना है, उनको तो ये लगेगा ना कि भाई कोई एनिमी अपने अंदर आ गया है, तो ये क्या करेंगे, इसके खिलाफ क्या बनाने लग जाते हैं, एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। लेकिन एंटीबॉडी बनाने में इनको क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये गर्भाशय के अंदर पहले से प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि एंटीबॉडी क्या कर सकती है कि आपके इस गर्भाशय को भेद सकती है। तो जो पहला बच्चा होगा ये तो इजीली डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये समझेंगे तब तक ये तैनात होंगे, तब तक तो ये बच्चे का क्या हो जाएगा भाई, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा सेफली हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे वापस यही फीमेल क्या होगी, वापस से प्रेग्नेंट होगी, उस टाइम पे अब क्या है, जो अंदर की साइड में जो सोल्जर थे ये पहले से तैनात रहेंगे कि भाई अगली बार उसको आने दो, अगली बार उसको अपन देख लेंगे। तो अगली बार जिस टाइम पे बच्चे वापस से बनने लगता है, तो सीधी सी बात है अंदर की साइड में क्या थी, इन नेगेटिव वालों ने पॉजिटिव वालों के लिए क्या बना ली थी, एंटीबॉडीज बना ली थी। मतलब इनको पहले से ज्ञात है जैसे ही बच्चा बनने लगेगा तो ये वहीं पे क्या कर देंगे, उसका काम तमाम कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, किल उसको कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहलाती है। लेकिन जैसे ही पहले बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे इसको RH एंटीबॉडी दे दी जाती है, तो फिर क्या होती है, प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि फिर वापिस से वही नॉर्मल हो जाती है, इनको पता ही नहीं चलता कि कौन आया था कौन नहीं आया था। लेकिन दूसरे टाइम पे ये क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं, यदि इंजेक्शन नहीं दिया जाता है ये बच्चे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, RS फिटलिस कहलाती है। ये बस समझाने के लिए आपके अकॉर्डिंग था, मेन क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कब हो सकता है, जब जो फादर होंगे वो तो RH पॉजिटिव हो और मदर क्या हो, RH नेगेटिव हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फादर RH नेगेटिव होंगे, मदर RH पॉजिटिव होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली फॉर यही सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि फादर RH पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होनी चाहिए मदर। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होता है, 3 तरह के आपको जीन है वो जीन देखने को मिलेंगे। 3 तरह के जीन कौन से हो जाएंगे आपके, पहला आ गया IA आ गया, दूसरा IB आ गया, तीसरा क्या आ जाता है, IO आ जाता है, या बोले तो I0 आ जाता है। ये 3 तरह के जीन क्या होते हैं आपके ब्लड ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं। अब 3 तरह के आपके जीन है बोले तो ये आपके तीनों की तीनों क्या है, आपके फिनोटाइप है। तो जस्ट सीधी सी बात है, इनके जीनोटाइप भी होंगे। तो यदि अपन बात करें ब्लड ग्रुप A के जीनोटाइप की, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप A का फिनोटाइप क्या हो गया, IA हो गया, ये इसका IB हो गया, इसका IAB हो गया, इसका IG हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप की, मतलब IA एंड IB दोनों होंगे, IAB नहीं होगा, IA एंड IB होंगे। ये क्या हो गए, इनके फिनोटाइप हो गए। जीनोटाइप की बात करें तो याद रखिएगा जो आपका I वाला है तो इसका क्या होगा, IA या फिर बोले तो IA एंड I0 या I0, ये क्या होंगे, इसके जीनोटाइप होंगे। ठीक ऐसे ही ब्लड ग्रुप B की बात करें तो B का वही हो जाता है, IB हो गया आपका, IB हो गया एंड IB I0।
ठीक ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ए बी के अंदर ओनली फॉर क्या होता है, IA IB ही आपकी क्या होते हैं, इसके जीनोटाइप होते हैं। ठीक ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली फॉर I0 ही क्या होते हैं, आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीनोटाइप होते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि भाई कौन कौन से हैं आपके 3 तरह के आपके जीन होते हैं। अब आगे यदि अपन बात करें तो मैं आपको पूछ गया तो अपना ब्लड, आपका जो आपका सिस्टम है ब्लड ग्रुप वाला, ये कंप्लीट हो गया। ये आप क्वेश्चन को पढ़िए, यदि मान लीजिए कोई भी मदर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और उसके पिता का ब्लड समूह क्या है, ए बी है, तो उनका जो बच्चा बनेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। पहला क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर है वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इनके जो आंसर रहेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये पहले आपको बताना है। दूसरी क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी का जो रक्त सैंपल है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी क्या है, आपका बी प्रेजेंट है, मतलब आपको कोई भी एक ब्लड सैंपल दे दिया गया है, उस ब्लड सैंपल का जो एंटीजन है वो क्या है, आपका ए है, एंड उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, बी है। तो बताइए जो सैंपल आपको दिया गया है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला आ जाता है कि एक दंपति है, एक दंपति का मतलब माता पिता दोनों है, वो मतलब मेल एंड फीमेल दोनों है, तो उनका जो रक्त समूह है ए बी एंड क्या है, ओ तरह का है, उन्होंने क्या किया है कि भाई किसी एक बच्चे को क्या है, गोद लिया गया है। एक बच्चे को तो गोद लिया है, लेकिन फिर उनके क्या होगी, 2 संतानें, एक बच्चे को गोद लिया, फिर 2 साल बाद उनकी कितनी होगी, 2 संतानें क्या होगी, उत्पन्न हो गई। अब ये 2 संतानें हुई तो टोटल कितनी होगी, एक को तो गोद लिया था, 2 इनके खुद की होगी, तो ओवरऑल कितनी होगी आपकी, 3 संतानें उनकी होगी। तो अब आपको जिन्होंने, अब 3 संतानें लिए जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ, तीनों के तीनों ब्लड ग्रुप है। अब आपको यह बताना है कि इन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया था उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप आखिरकार क्या होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको तीनों बताई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों के आंसर हैं वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसके अलावा जो अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड लास्ट एंड फाइनल, ब्लड से रिलेटेड, फिर इसके बाद में जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका हेड है, इस हेड को अपन अलग से देख लेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आपका जो ब्लड डोनेशन है ये आखिरकार क्या होता है। ब्लड डोनेशन नाम से पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो रक्त का दान करना यानी ब्लड को डोनेट करना ही क्या कहलाता है, ब्लड डोनेशन कहलाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबको पता है कि भाई ब्लड का डोनेशन करना है, तो आपको सर पढ़ा क्यों रहे। तो मेन चीज यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि ब्लड को आपने डोनेट तो कर दिया, अब आपने देखा होगा वो एक पैकेट लेते हैं, उस पैकेट में आपके ब्लड को डाल देते हैं, लेकिन फिर आप सबको पता है कि यदि नॉर्मल आपके हाथ के कट लग जाता है, थोड़ी देर आप ब्लड को नीचे डाल देते हैं तो वो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, बोले तो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन उस थैली के अंदर वो गाढ़ा नहीं होता, ऐसा क्या रीजन है। तो उसमें ये रीजन होता है कि उसको ब्लड को जमने से, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्लड को कौन नहीं जमने देता है, हिपेरिन नहीं जमने देता है अपने शरीर के अंदर। तो हिपेरिन को ऐसे थोड़ी कि उसके अंदर हिपेरिन, क्योंकि हिपेरिन तो अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट है। तो बाहर क्या किया जाता है, उस ब्लड के अंदर सोडियम साइट्रेट हो गया एंड जो आपका डेक्स्ट्रीन हो गया, इनको क्या कर दिया जाता है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है 4 डिग्री, जो 4.4 डिग्री है सेंटीग्रेड है, इसके ऊपर इनको स्टोर किया जाता है। तो यदि उसके अंदर सोडियम साइट्रेट या आपकी जो डेक्स्ट्रीन है ये मिला के उसको ऑलमोस्ट 4 डिग्री 4.4 डिग्री पर उसको स्टोर करते हैं, तो वो ब्लड होता है 30 से 45 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई एक यूनिट जो ब्लड होता है, एक यूनिट ब्लड जो आप डोनेशन करते हैं, बोला जाता है ना एक यूनिट ब्लड को आप डोनेट कर दीजिए, तो एक यूनिट ब्लड आप यदि डोनेट करोगे तो ऑलमोस्ट कितना होता है, वो 350 ml से लेके 450 ml तक हो सकता है। जनरली 350 ml तक ही होता है, लेकिन कई कहते हैं 450 ml भी हो सकता है। ब्लड डोनेशन करना काफी यूजफुल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है।
आप खुद सोचिए कि एक टंकी में वापस से वही वो ब्लड घूम रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्लड लिमिटेड ही बनता है। ऐसे नहीं है कि ब्लड बहुत ज्यादा बन गया, अपना शरीर का काम नहीं है, बस ब्लड बनाते जाओ। जब अपने शरीर में ब्लड कम होगा तभी तो बोन मेरो क्या है, ब्लड बनाएगी। अब आपने जब ब्लड को शरीर से निकाल दिया, डोनेट कर दिया, तो आपके शरीर में क्या होगी, ब्लड की कमी होगी, तो बोन मेरो वापस नए ब्लड को बनाएगी। इसलिए क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करोगे तो क्या होता है, काफी बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये अपन ने बात कर लिया, ब्लड से रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब इसी सर्कुलेटरी, अब ब्लड को अपन ने देख लिया, अब मेन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका हृदय है, हार्ट है। इस हार्ट को अगले लेक्चर में कंप्लीट है वो अपन कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।